कल हमने माइक्रो प्रोपगेशन और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात की थी। आज उसकी वायरस इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। वायरस इंडेक्सिंग क्यों करते हैं? वायरस इंडेक्सिंग हमें ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पौधा है, उसके जो टिश्यूज़ हैं उसमें वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा परीक्षण किए जाने वाला पौधा यानी कि जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा टेस्ट प्लांट है, उसको हम बेसल मोटार में प्रेस करते हैं और उसके बाद उसका जो सुपरनेटेंट होता है यानी कि जो सोल्यूशन होता है उसको हम इनोकुलेट करते हैं इंडिकेटर प्लांट में यानी कि सूचक प्लांट में। और जो बाद में हमें लक्षण प्राप्त होते हैं उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि उसमें वायरस है या नहीं है। और मोस्टली जो हम यहाँ पे इंडिकेटर प्लांट ले रहे हैं वो वही प्लांट होते हैं जो वायरसेस के लिए इजीली उसमें वो एंटर कर सकते हैं और हमें जो बीमारी के लक्षण है वो फिजिकली उस पौधे में दिख सकते हैं। और यहाँ पे जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो है एलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोटीन है जिसको हमें टेस्ट करना है, हम यहाँ पे एक सबस्ट्रेटम पे एंजाइम फिक्स कर देते हैं और वो एंजाइम क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अब यहाँ पे हो गया क्या, होगा क्या, यहाँ पे हम जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं, बी टी सेल्स और बी सेल्स, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंजाइम सरफेस पे अटैच करते हैं और जो प्रोटीन हमें मिलता है वायरस या बैक्टीरिया से, जिसका भी हम यहाँ पे इंडेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वायरस इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो वायरस का जो प्रोटीन होगा वो उस एंजाइम से लिंक्ड हो जाएगा। और फिर एक डाई होती है, स्पेसिफिक डाई हम यूज करते हैं जिससे उस डाई से उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन डाई सॉल्यूशन से हम जब वॉश करेंगे उस सबस्ट्रेटम को, तो अगर उसमें वायरस प्रोटीन होगा तो वो एंजाइम से लिंक्ड होगा और फिर वो हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली हम यूज करते हैं उसमें विजिबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशंस? हैं कि जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स वो बहुत ही लो है। और सोमा क्लोनलाइजेशन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइक्रो प्रोपगेशन में। और कुछ जो स्पीशीज होती हैं उसमें रोस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कई जैसे स्पीशीज हैं मैंगो, कोकोनट, उनमें हम माइक्रो प्रोपगेशन नहीं कर सकते। देन एडवांटेजेस, ये एडवांटेज ये है कि हमारे पास अगर एक्सप्लांट का जो अमाउंट है वो जितना कम होगा उतना ही माइक्रो प्रोपगेशन के लिए अच्छा रहता है। तो इसमें हमें अगर ये एडवांटेज है कि अगर हमारे पास एक्सप्लांट की कमी है, हमारे पास बहुत ही लो अमाउंट ऑफ टेस्ट प्लांट है, तो भी हम माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो, इसमें ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर जो एक्सप्लांट हम ले रहे हैं उससे हम करीब करीब 10 लाख प्लांट्स या प्लांटलेट है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें डिजीज फ्री प्लांट हमें प्राप्त होते हैं। देन हम डायोसिस पौधों में जो मदर प्लांट है उसको हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर से उसे हम पैदा कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल डायोसिस क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ होते हैं, तो ओवरी और अगर एंथ दोनों है, तो यानी कि अगर हम चाहें तो हम कितने भी उसमें चेंजेस करके हम माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के द्वारा हम कितने भी तरह के जो प्लांटलेट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। और एक सबसे
लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इसमें क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग यानी कि हूबहू हम मदर प्लांट के जैसा दूसरा प्लांट बना सकते हैं। और ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़रूर आता है। ये टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है, इसको थोरोली पढ़ना है। देन हमारा आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन इसके और भी माइक्रो प्रोपोगेशन के हैं, जैसे कि इसको ये सीजन डिपेंडेबल नहीं है, कि यानी कि अगर हम इन विट्रो करा रहे हैं तो उसमें हम सीजन पे डिपेंड नहीं कर सकते, हम पूरे साल इस प्रोसेस को चला सकते हैं। देन और जैसे कई भी तरह के जो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रूट होते हैं उनको हम कर सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन से ग्रो। देन जो हमारे फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उनको हम क्लोन कर सकते हैं। तो ये करीब करीब इसके 8 एडवांटेजेस हैं। मोस्टली मेन 5 एडवांटेज, जितने आपको याद रहे उतना सही है। देन कम्स हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो सबसे पहले लार्किन एंड स्कोफोर्ड ने 1981 में टिश्यूज में सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो शब्द दिया था। इसमें भी दो तरीके के जो लक्षण है यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो उसकी विविधता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देन हमारा आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोजेनी, यानी कि हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल आपका ये शेलेफ ने 1981 में उनको जो टिश्यू है उनसे दोबारा जो हम पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको आर नॉट या आर से, यानी कि उनको हम क्या करवा रहे हैं, आर नॉट की जो प्रोजनी है उसको हम सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहे हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि उसको आर नॉट को आर से ही क्रॉस करवाते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कौन कौन सी, वो कौन आर 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 ही रहेगी। जैसे लार्किन और स्कोफोर्ड ने 1981 में इनको आर नॉट की जगह पे एस सी यानी कि नेक्स्ट प्रोजनी के द्वारा बताया था। इसमें हमारा जैसे या तो हम इनविट्रो ना करें या फिर इनविट्रो के साथ करें, यानी विदाउट इनविट्रो और विद इनविट्रो। तो पहला हमारा विदाउट इनविट्रो, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, इनविट्रो यानी कि लैब में ना करके उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फील्ड में चेक कर रहे हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सप्लांट लिया, तो विदाउट इनविट्रो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, एक 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सप्लांट लेते हैं, उसको फिर हम जो ग्रोथ मीडियम है उसमें डालते हैं, जिससे कैलस में टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है। और टिश्यू डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा, जो एक्सप्लांट डिराइव्ड जो कैलस है वो शूट में फॉर्म हो जाएगा, और देन फर्दर वो प्लांट बन जाएगा। प्लांट को हम ट्रांसफर करेंगे फील्ड में, फील्ड के बाद हम करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग होती है जांच, यानी कि जो डिजायरेबल करेक्टर्स जो हमारे हैं या ट्रेड्स जो हैं जो हमें चाहिए थे वो उस फील्ड में जो प्लांट्स हैं उनमें वो पाए गए हैं या नहीं, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें मिले या नहीं मिले। उसके बाद हम उनको क्या एक तरह से एग्रोनॉमिक ट्रेड के नाम से उन्हें टर्म देते हैं। देन अगर हम इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो में भी हम सिमिलरली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक तरफ एक्सप्लांट लेते हैं सिमिलरली जैसा हमने विदाउट इन विट्रो में किया था। उसके बाद हम उसमें कैलस डिराइव करते हैं। कैलस बन जाने के बाद उसमें होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है जब टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, यानी कि एक कैलस जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें डिफरेंशिएशन उनका बंटवारा होता है कि कौन से सेल्स जो है वो एक अलग प्रकार का टिश्यू बनाएंगी। सिमिलरली हम क्या कहते हैं, पैथोजन लेते हैं, उसको हम प्योरीफाइड करते हैं और उसका कल्चर फिल्ट्रेट लेते हैं। उसके बाद जो भी उस पैथोजन में जो टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्लांट में डिजीज करने के लिए, उसको हम एक उसकी लीथर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हर टॉक्सिक की जो टॉक्सिन होता है उसकी एक लीथल कंसंट्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल 50D 100D और 150D।
तो अब हम उसको क्या कहते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था कैलस उसके साथ हम उसको ऐड कर देते हैं उस मीडियम में। देन उसके बाद आती है टॉलरेंट फेज। टॉलरेंट फेज क्या होता है, ऐसी ऐसी सेल्स जो कि उस टॉक्सिन के प्रति रेजिस्टिविटी दिखाती है, तो वो जो प्लांट सेल्स होंगी वो ग्रो करेंगे, और बाकी जो कि सेंसिटिव है जबकि वो रेजिस्टिविटी नहीं दिखाती, यानी कि ऐसी सेल जो उस टॉक्सिक से रेजिस्टिविटी नहीं दिखा रही हैं वो सेंसिटिव कहलाती हैं। तो ऐसी सेल्स होंगी वो डाई हो जाएंगी, और जो सेल रेजिस्टिव है यानी कि उस टॉक्सिक को वो रेजिस्ट कर पा रही है और फिर वो ग्रो हो पा रही है, हम उनको क्या करेंगे, इन विवो उनकी टेस्टिंग टेस्टिंग कर लेंगे। देन फिर फर्दर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन से हम उसे क्या करेंगे, हम ईच प्लांट को हम हर रोज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद फिर वापस हम उस डिजीज यानी कि जो टॉक्सिन हमें यूज किया था कैलस में उसको उसके प्रति हम फिर से पैथोजन डाल के हम उसकी रेजिस्टिविटी चेक करते हैं, और ये भी हमारी एक तरीके से एग्रोनॉमिक ट्रेल कराती है। ट्रेल या फिर ट्रेड एक ही बात है। देन यहाँ पे आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोमा क्लोनल वेरिएशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि सोमा क्लोनल वेरिएशन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है जीनोटाइप, यानी कि जो प्लांट हम ले रहे हैं उसका जीन स्ट्रक्चर क्या है, कि यानी कि जो अगर हमें हाइट फॉर एग्जांपल हाइट चाहिए या सीड का जो जर्म प्लाज्म साइटोप्लाज्म है वो हमें बड़ा करना है, तो कौन सा जीनोटाइप हमें चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन जो टेक्निक है वो कितनी कारगर होगी। देन कम्स एक्सप्लांट सोर्स, यानी कि हमने जो एक्सप्लांट लिया है उसका सोर्स क्या है, मतलब हमने कहाँ से उस एक्सप्लांट को लिया है जिस एक्सप्लांट से हमें पूरा का पूरा एक प्लांट प्रोड्यूस करना है। देन थर्ड कम्स ड्यूरेशन ऑफ सेल कल्चर, कि यानी कि जब हम कल्चरिंग कर रहे हैं सेल की उसका टाइमिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल बैच कल्चर में टाइमिंग ज़्यादा होती है, जबकि फैट बैच में क्या होता है उसमें कंटिन्यूसली हम मीडियम क्या करते हैं उसमें ऐड करते रहते हैं, जबकि कंटिन्यूस में हम क्या कर रहे हैं सेल्स को हटा रहे हैं मीडियम से। तो डिपेंड्स करता है कि हम उस ड्यूरेशन यानी कि सेल को हम मीडियम में कितनी देर तक ग्रो करा रहे हैं। देन हमारा आता है कल्चर कंडीशन कौन सी, यानी कि हम हॉर्मोन्स कौन से डाल रहे हैं। देन उसके बाद उसमें रोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। देन कल्चर है वो भी ब्लैकिश हो जाता है अगर कल्चर कंडीशंस सही नहीं, यानी कि जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का वो इम्प्रॉपर ना हो। देन हमारा आता है कि आधार क्या है, यानी कि किन किन आधार पे हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कर सकते हैं। सोमा क्लोनल यानी कि यहाँ पे बात हो रही है ऐसी सोमैटिक सेल्स जो कि क्लोन है मतलब एक जैसी हैं, और उनमें क्या हो रहा है वेरिएशन हम कैसे ला रहे हैं यहाँ पे सोमैटिक सेल से, ना कि गैमेटिक सेल से। तो पहला जो है वो है चेंज इन कैरियोटाइप। कैरियोटाइप एक तरीके की टेक्निक होती है जिससे हम क्रोमोसोम की का स्ट्रक्चर उसका टाइप पता करते हैं। तो यानी कि अगर एक स्पीशीज में दो एलील्स जीन्स की पास पास में है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट ले रहे हैं और एक तरफ हम कलर ले रहे हैं सीड का, अगर वो आपस में यानी कि वो प्रेजेंट है तो उनका सेग्रीगेशन नेक्स्ट जनरेशन में कितनी परसेंट संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों जीन अगली जनरेशन में साथ में जाएंगी, ना कि क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग ओवर में भी ऐसा होता है कि एक जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है जबकि दूसरी जीन की फॉर्म है एलील वो नहीं जाती। देन कम्स हमारा क्रोमोसोम नंबर। वैसे अभी जो हम गेहूं का यूज कर रहे हैं वो हाइब्रिड है किस किस का, राई का और N6 वीट का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है क्रोमोसोम नंबर क्या थे पहले हाफ थे, जब हमने फिर यहाँ पे क्या किया क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज किया जिससे प्रोडक्शन ऑफ वीट ज्यादा होने लगा। देन हमारा आता है क्रोमोसोम नंबर का जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस यानी कि ये होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम। क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होता है जो क्रोमोसोम है उनकी क्रॉसिंग में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में उनमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्ट्रक्चर है वो हर जनरेशन में चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें सोमैटिक सेल्स को यूज करके जब हम क्लोन बनाते हैं तो उसमें क्या होगा जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो
एक रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी वो अलग हो जाता है। देन कम्स हमारा सिंगल जीन म्यूटेशन। सिंगल जीन म्यूटेशन होता है अगर फॉर एग्जांपल एक जीन अगर एक कोई फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें म्यूटेशन होने की वजह से एंटायर क्रोमोसोम का जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। देन है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक चेंजेस होते हैं एपिजेनेटिक्स से। एपिजेनेटिक्स वर्क करती है एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट डिफाइन करता है कि जो हम प्लांट जो हम ग्रो करा रहे हैं वो किस तरफ ग्रो होगा, यानी कि जो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स उसमें देखे हैं वो हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं। देन हमारा था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ये क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम में एक वन पीस ऑफ जेनेटिक और डीएनए पार्ट एक जगह से हटके दूसरी जगह पे लग जाता है, जिस जो कि मोस्टली हमारे सेल ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मोस्टली जो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये रिसेसिवली प्रेजेंट होते हैं, ना कि डोमिनेंट। ये तो इसका सेल ट्यूमर में कन्वर्ट होना बहुत कम चांसेस है। देन सेवंथ हमारा था जीन एम्प्लीफिकेशन एंड न्यूक्लियर चेंजेस। जीन एम्प्लीफिकेशन यानी कि एक ही जीन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा जीन से जो डीएनए से जो आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो उसमें क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी। यानी कि वो प्रोटीन जो हमें कम अमाउंट थोड़ी अमाउंट में मिल रहा था वो अब ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, यानी कि इसके फायदे क्या क्या है। फर्स्ट है कि नोवल वेरिएंट, यानी कि यहाँ पे जो हमें पौधे की एक प्रकार या किस्म मिल रही है वो नोवल है, यानी कि वो सबसे अलग है। बायो 902 एक कह सकते हैं स्पीशीज है 1993 में, और एक और है CIMAP बायो 13 यानी कि सिट्रोनेल। ये बायो 902 और सिट्रोनेल, इन दोनों स्पीशीज को इंडिया में क्या किया जा चुका है, स्वीकृत, यानी कि उसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे हम उन स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, उसका सोमा क्लोन वेरिएशन के टेक्निक के द्वारा उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जैसे एक है यूस्टोमा ग्रैंडिफ्लोरम, हेमरोकैलिस येलो, पॉलवेनिया टोमेंस्टोसा, पेलेग्रोनियम, टॉर्निया फुनेरी, र्यूपस लेसिनस। तो ये जितनी भी वैरायटी हैं इन क्रॉप्स की, वो उनका सोमा क्लोन वेरिएशन हो चुका है। देन कम्स कि ये जो सोमा क्लोन वेरिएशन है ये डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हमने कभी देखा होगा, यानी कि जो हम क्या करते हैं, जो प्योर टॉक्सिन है या फिर जो फूड है, जो कल्चर फिल्ट्रेट है, उनको मिलाकर हम उनसे हम मिलाकर हम क्या करते हैं, उन पौधों में डालते हैं और फिर हम रेजिस्टेंट सेल्स का सिलेक्शन करते हैं। फिर हमारा आता है एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी कि जो एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, इसमें केमिकल्स आते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब की वजह से जैसे यहाँ पे जो NaCl है वो उसकी कंसंट्रेशन 4 से 5 गुना ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट है वो ज़्यादा बेसिक कंडीशन में ज़्यादा लवणीय कर सॉरी ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में वो सेल्स जो है वो ग्रो कर सके। जैसे निकोटियाना प्लम्बिंगिफोली में जो है हाई एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन पाई गई है, और वो क्या है, उससे एल्यूमिनियम को वो उससे रेजिस्टेंट है। देन हमारा आता है हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, जैसे तंबाकू है, सोयाबीन है, गेहूं, मक्का आदि है, इनमें हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस करवाते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, सल्फोनिल, यूरिया, इमेडोजिलोन्स।
इन सब का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं जिनकी हमने बात की, जैसे तंबाकू, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, इनको हम हर्बिसाइड से रेजिस्ट करवा सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे आपके प्लांट स्पीशीज हैं, जो क्रॉप हैं, इनको ये दी गई हैं। इनमें से आप कोई भी चार से पांच एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ज़ेमेट्रा एट एल ने 1993 में गेहूं में सबसे पहले इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट करवाया था। और इसमें क्या किया, स्टीफन का जो कैलस है उसको एफिड यानी कि जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें कल्चर करते हैं, और उसके बाद जो भी स्टीफन रेजिस्टिविटी जो सेल्स जो शो करती हैं जो प्लांट है, उनको फिर हम क्या करते हैं, फर्दर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारा आता है कि जो सोमा वेरिएशन है उसको हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले अल्फा अल्फा एक प्लांट है, उसमें हमने सोमा वेरिएशन करके एक नई स्पीशीज का प्रोडक्शन किया जिसे सिग्मा बोलते हैं। और भी जैसे टेक्निक्स हैं, जैसे पॉलीक्रॉस में हम क्या करते हैं, एक स्पीशीज को दूसरे जीनस के स्पीशीज से क्रॉस करवाते हैं।